ठीक है, चलिए सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का हम लोग ने पार्ट 1 सिनॉप्सिस देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड जो CET में सवाल आए वो हम लोग करेंगे। कल क्वेश्चंस भेज दिया था मैंने। ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं क्वेश्चन वो ऐप पे जा करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने जो सिनॉप्सिस पढ़ा है डॉपलर इफेक्ट तक, उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए, तो सबसे पहला सवाल क्या कहता है, आइए, जो MST CET 2004 में पूछा गया है, इसको देखते हैं। 2004 में एक क्वेश्चन आया है। फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज π/3. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्ज. देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? क्या बोला है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो है π/3. फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, जिनके बीच में फेज डिफरेंस π/3 है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। क्या सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड। क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। समझे, क्लियर हो गया। पार्ट डिफरेंस ही निकालने बोला है। रास्ते का डिफरेंस कितना है, बोलो क्या करेंगे, π/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2π/λ इंटू क्या होगा, डेल्टा एक्स अपने को निकालना है। ठीक है, अब क्या, पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर लैम्बडा का क्या करेंगे, ऑप्शंस में तो नंबर में दिया हुआ है 2.2 मीटर, 1.1 मीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो लैम्बडा का क्या करेंगे बताओ अभी, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। समझ में आ गया। और कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या वेलोसिटी के बारे में? वेलोसिटी के बारे में दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, ये भी अपने को दिया हुआ। और हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, वेलोसिटी ऑफ दी वेव। एन लैम्बडा बोल दो, एफ लैम्बडा बोल दो, इसको एन बोल दो। ठीक है ना, चलो भाई, तो आगे कहानी क्या होगी बताओ। 1/3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 ये लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं, v/n लिख सकते हैं। समझ आ गया, ठीक है ना। अब बता दो फटाफट से क्या होगा, 1/3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू कितना होगा 50, और ये क्या होगा 330, और ये जाएगा डेल्टा एक्स, दोनों कैंसिल हो गया। आगे कहानी क्या होगी बताओ, 3 1 जा 3, 11 जा 11, 5 2 जा 10, कितना होगा 1.1 मीटर। कितना हो जाएगा ये आएगा 1.1 मीटर। इतना सिंपल है। क्लियर हुआ, समझ आया? ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट इन द वेव। एक वेव है, अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो ये ऐसी वेव है, तो ये क्रेस्ट है और उसके बिल्कुल सक्सेसिव क्रेस्ट ये है। तो 2 क्रेस्ट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 फेज डिफरेंस होगा क्या? सोचो, 2 क्रेस्ट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? 0 होगा फेज डिफरेंस। सोचो सोचो, 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा क्या? दोनों सेम पार्टिकल तो है नहीं, तो 0 फेज डिफरेंस तो होने से रहा, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस तो होगा ही होगा। आप बोलेंगे अगर वो 2 पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ से वेव आई, बताया था मैंने ये तरीका, यहाँ से वेव आई ऑसिलेट करना शुरू करेगा, फिर एक एक पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, फिर ये पार्टिकल बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट पार्टिकल जैसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे बताया था मैंने। तो ये दोनों में भी फेज डिफरेंस 2π होगा ना। क्यों? जब अपना ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके यहाँ पर आ चुका है मीन पोजीशन पे, तब इसने अपना एक ऑसिलेशन शुरू किया। समझ आ गया? तो ऑलरेडी ये कितना एंगल आगे भाग चुका है, 2π है, तो फेज डिफरेंस तो 2π का है ही है। फिर 0 कैसा है? एक सेम पार्टिकल होंगे, एक ही पोजीशन पे होंगे, एक जैसा ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो 0 का फेज डिफरेंस है। कैसे करेंगे इसको सर? हाँ, वेरी गुड। अब मुझे बताओ पार्ट डिफरेंस कितना है? बहुत ईजी सवाल है। अरे क्रेस्ट से क्रेस्ट क्या होता है, लैम्बडा होता है ना। यही तो एक वेव होती है, 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, यही तो है ना लैम्बडा, वेवलेंथ। ठीक है ना। तो देखो बेसिक चीज़ें अगर गड़बड़ा जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना।
तो ये तो लैम्बडा हो गया, समझे, क्लियर हो गया। तो फेज डिफरेंस निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, और दोनों के पाथ में, दोनों के रास्ते में डिफरेंस कितना है, लैम्बडा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, क्या आएगा, 2 पाई। समझ आ गया। ये वही कहानी है, ये दो पार्टिकल हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, सेम ऑसिलेशन बता रहे हैं, लेकिन पहले पार्टिकल ने अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दूसरे पार्टिकल ने क्या किया, स्टार्ट किया। तो उतने टाइम में इसका रेफरेंस पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट कर चुका है। समझ आ गया। जो बच्चा पहली बार ये सुन रहा है उसको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसने ऑसिलेशन और वेव देखा है ना, उसने अगर लेक्चर को अच्छे से पढ़ लिया है, किताब को अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत आसानी से उसको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो भी, तो ये ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे, और मुझे नहीं लगता था कि इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत भी थी। डायरेक्टली तुमको बोलना चाहिए था ये वो सक्सेसिव पार्टिकल्स हैं जिनमें बेसिकली क्या है, जिनका फेस क्या है, इन्हें फेस डिफरेंस 2 पाई का है। समझ में आ गया कि एग्जैक्टली सेम ऑसिलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है ना। तो आपने फेस डिफरेंस निकाला इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, सो थर्ड क्वेश्चन ये कब पूछा है, ये भी 2004 में पूछा गया है। ये क्या है, a source is moving towards observer with a speed of 20 meter per second and having a frequency of 240 hertz. An observer is moving towards the source with a velocity of 20 meter per second, but the apparent frequency heard by observer, velocity of sound is 340 meter per second. क्या है, डॉपलर इफेक्ट। क्या फॉर्मूला है बता दो, Na इज इक्वल्स टू क्या होगा, V प्लस और माइनस V अपॉन V माइनस और प्लस VS। समझ आ गया। ये जनरल फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपको क्या बोला है, अभी एक एक करके डेटा लिखो आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ऑफ स्पीड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है कितना है, वो 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैसा है, टुवर्ड्स है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज, मतलब ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 240 हर्ट्ज। एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स अ सोर्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, ये सोर्स की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। इसकी कितनी है, इसकी भी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ये भी कैसा आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, टुवर्ड्स ही आपका सोर्स आ रहा है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, एन आपको निकालना है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों टुवर्ड्स वाले केसेस हैं। अगर टुवर्ड्स वाले केसेस तो क्या लगाएंगे, थम्स अप, मतलब अपर वाली साइन लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ जल्दी से, Na इज इक्वल्स टू V प्लस VO अपॉन V माइनस VS इंटू N। समझ में आ गया, बोल जल्दी से क्या होगा, V कितना है 340 प्लस कितना होगा, प्लस हो जाएगा 20 अपॉन 340 माइनस 20 इंटू N कितना है 240। समझे, बताओ जल्दी से क्या होने वाला, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 32 इंटू क्या हो जाएगा 240। समझा, ये हो जाएगा Na। समझा ना सबको क्या किया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 8 जा 4 9 जा 8 1 जा 8 3 जा 0 9 3 जा 27 270 हर्ट्ज। ये इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉपी कर लो फटाफट से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2005 में पूछा गया था, 2005 में आया ये सवाल। तो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। Tuning fork of frequency 305 Hz produces 5 beats per second and another tuning fork B with another tuning fork B. After filing tuning fork B, it produces 3 beats per second with A. The frequency of B before filing was. इसमें बहुत confusion होता है, मैं क्या करके पहले सिचुएशन भी समझा देता हूँ। इसको क्या करते हैं, पहले मैं आपको इसकी ट्रिक समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ट्रिक समझ लो इसकी, ऐसे करो। तो होता क्या है, दो टाइप के आपके पास ट्यूनिंग फोक्स हो सकते हैं, या दो टाइप के आपके पास सोर्स हो सकते हैं। एक ट्यूनिंग फोक होगा या कोई भी सोर्स होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी नोन होगी, इसको बोलेंगे नोन फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है। और दूसरा आपके पास जो ट्यूनिंग फोक होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आप क्या बोलेंगे, अननोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको
इसमें समझ लीजिए कि जो हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी है इस ट्यूनिंग फोक को अपन क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। समझ में आ गया। और इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देंगे, एन बी लिख देंगे। समझ में आ गया। और नॉन जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोक है उसको अपन क्या बोल देंगे, ए बोल देंगे। और उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, एन ए बोल देंगे। समझ आया, क्लियर हो गया। ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ट्रिक बताई थी क्लासरूम में तो यही नोटेशन शायद लिए थे मैंने। ठीक है। अब क्या, ये दोनों को जब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ साउंड करवाएंगे और दोनों की वेव्स को सुपर इम्पोज करवाएंगे तो इन लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, बीट्स प्रोड्यूस करेंगे। और वो बीट्स कितनी होगी बताओ ज़रा, दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, बताया था मैंने, दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। उसको कैपिटल एन बोल दो, होगा एन ए माइनस एन बी। लेकिन जो हमने नोटेशन लिया था उसमें क्या था, ये स्मॉल एक्स था। समझ में आया, ठीक है ना। और यहाँ अपन क्या लगा देंगे, एक मॉड लगा देंगे, क्योंकि अपने को नहीं पता कि एन ए ज़्यादा एन बी ज़्यादा, अपने को उसका आइडिया नहीं है। आप समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। जो आपका ट्यूनिंग फोक जो भी है वो नॉन फ्रिक्वेंसी वाला हो या अननोन फ्रिक्वेंसी वाला हो, उसमें दो केसेस हो सकते हैं, दो ही केसेस आते हैं जनरली। एक में क्या हो सकता है, आप क्या कर देंगे, वैक्सिंग कर देंगे, लोडिंग कहते हो उसको आप लोग, वैक्सिंग कर दो। और दूसरे केस में क्या कर दो, उसकी फाइलिंग कर दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो लोडिंग बोल दो या फिर क्या बोल दो, वैक्सिंग बोल दो। वैक्सिंग करना मतलब क्या, मोम लगा देना उस पर। समझ में आएगा। उससे क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और फाइलिंग करना मतलब कि ऐसे नेल फाइल करते हैं तो उससे मास कम होगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ आता है, ठीक है। चलो, तो इसमें एक तो क्या हो सकता है, इसमें एक तो लोडिंग हो सकता है। ठीक है, लोडिंग मतलब क्या, वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब क्या, मोम लगाना। ठीक है ना, वैक्सिंग हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, फाइलिंग हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं, लोडिंग यानी क्या, वैक्सिंग, और क्या हो सकता है, फाइलिंग। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया। अब क्या, जब आप क्या कर देंगे, नॉन फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोक की लोडिंग कर देंगे, मतलब वैक्स लगा देंगे उस पर, तो उसमें चार केसेस हो सकते हैं। क्या चार केसेस हो सकते हैं, या तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी, या तो सेम रहेगी, या तो ज़ीरो हो जाएगी। चार केसेस, सभी में वो चार केसेस बनेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तब आपने क्या कर दिया, इसके एक एंड पे क्या लगा दिया, मोम लगा दिया। ठीक है ना, मोम लगा दिया तो क्या हो सकता है, इसमें चार केसेस बन सकते हैं। क्या हो सकता है, या तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कैपिटल एन या तो बढ़ेगा, या तो क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगा, या तो से इक्वल लिख रहा हूँ मैं, मतलब सेम रहेगी, या तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या तो बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, बीट सुनाई नहीं देगी आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक। आप अगर नॉन फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोक का फाइलिंग कर देंगे, अब वैक्सिंग नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अब फाइलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं। फाइलिंग भी करेंगे तो चार केसेस बन सकते हैं। कौन कौन सा, बोलो भाई। वही, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी। समझ में आ गया। यहाँ भी चार केस और यहाँ भी चार केस बनेंगे। समझे, क्लियर हो गया। अब कौन से केस में क्या होगा वो आपको याद रखना है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, उसे याद रखने में आसानी होगी आपको। ठीक है, चलो भी देखो। तो ये जो है, ये वाले जो केसेस हैं, इसको याद कैसे रखने का। तो आपके पास नॉन फ्रीक्वेंसी वाला है और एक है अननोन फ्रीक्वेंसी वाला। तो नॉन फ्रीक्वेंसी में क्या हो सकता है, दो केसेस बन सकते हैं। कौन कौन सा, लोडिंग और फाइलिंग। अननोन फ्रीक्वेंसी का भी लोडिंग और फाइलिंग। अब समझिए इसको, जब आप नॉन फ्रीक्वेंसी वाले की बात कर रहे हैं तो नॉन फ्रीक्वेंसी वाले के लिए क्या है आपके पास, KF और होगा IPL। IPL को इस बार स्पॉन्सर किया है किंगफिशर ने। समझ में आ गया। हम ये सोच रहे हैं कि IPL को किसने स्पॉन्सर किया है, किंगफिशर ने। तो किंगफिशर IPL, समझ में आ गया। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है आपका, ये आपका नॉन फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, ये क्या है, नॉन फ्रीक्वेंसी। नॉन फ्रीक्वेंसी में जब आप क्या कर देंगे, लोडिंग कर देंगे। समझ में आ गया। नॉन फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, लोडिंग कर देंगे। लोडिंग मतलब वैक्सिंग करेंगे। वैक्सिंग करने पे अगर वो क्या हो जाता है, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो आप लगाएंगे पॉजिटिव। समझे, आप बोलेंगे क्या मतलब हुआ, मतलब बताता हूँ मैं। जब आप क्या कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं ना, लोडिंग आपने कर दिया, यानी आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वैक्सिंग कर रहे हैं। किसमें वैक्सिंग कर रहे हैं, नॉन फ्रीक्वेंसी। नॉन फ्रीक्वेंसी मतलब A में, और वैक्सिंग कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, N बढ़ गया। N बढ़ गया मतलब क्या, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो बीट फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाएगी तो आप लगाएंगे NB इज इक्वल टू क्या होगा, NA+X। आप पॉजिटिव लगाएंगे यहाँ पे। समझ आ गया। NB क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, या NA क्या है, नॉन फ्रीक्वेंसी, X क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी। समझ आता है। अब बाकी सभी जो केसेस होंगे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें NB इज इक्वल टू क्या होगा, NA-X। समझ में आ गया।
एन सेम रहेगा तब क्या होगा, एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए माइनस एक्स। एन इक्वल टू 0 होगा तब भी क्या होगा, एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए माइनस एक्स। समझा, क्लियर हो गया। तो बस यही याद रखना होता है आपको कि जब क्या होगा, आपने क्या कर दिया, आपने नॉन फ्रीक्वेंसी में क्या कर दी, लोडिंग कर दी। उसमें अगर लोडिंग करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तब आप क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे पॉजिटिव। अगर घट गई तो भी नेगेटिव, इक्वल रहा तो भी नेगेटिव, 0 हो गया तो भी नेगेटिव। समझ आता है, ठीक है, ये हो गया। जब वैक्सिंग वाले केस में या लोडिंग वाले केस में आपने क्या लगाया, पॉजिटिव लगाया, तो फाइलिंग वाले केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फाइलिंग वाले केस अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फाइलिंग वाले केस में अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए माइनस एक्स। तो घटेगी तो क्या लगाएंगे, एन ए प्लस एक्स। इक्वल रहेगी तो क्या होगा, एन ए प्लस एक्स। और 0 होगी तब भी क्या लेंगे, एन ए प्लस एक्स। अब समझा, याद सिर्फ एक रखना है, बाकी सब तुम लिख लोगे। समझा, क्लियर हो गया। अब मैं नॉन फ्रीक्वेंसी का याद करवा देता हूँ। नॉन फ्रीक्वेंसी का याद रखने का तरीका है UFL, इसको इंडिया कह लो या इन नीदरलैंड कह लो या इन नाइजीरिया कह लो, जो तुमको ठीक लगता है कह लो। समझ में आ गया। UFL इन, UFL इन मतलब क्या, UFL पता है फुटबॉल का लीग है, हाँ UCL UFL, समझ में आ गया। यूनाइटेड फुटबॉल लीग भी कहते हैं, एक UFL भी होता है, यूनाइटेड फुटबॉल लीग कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो यूनाइटेड फुटबॉल लीग इन इंडिया या इन नीदरलैंड ऐसे बोल सकते हो उसको, या इंडिया बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई, ये क्या है, अननोन फ्रीक्वेंसी में जब क्या करोगे, लोडिंग करोगे और बीट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए तब क्या लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे। समझ आ गया, इससे याद हो जाएगा ये देख करके, ठीक है। तो अगर अननोन फ्रीक्वेंसी में तुमने क्या कर दी, लोडिंग कर दी, यानी वैक्स लगा दिया, और बीट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, बताओ जरा। एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा एन ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो घटेगा तब क्या लगाओगे, एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एक्स। इक्वल सेम रहेगा तब क्या लगाओगे, एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एक्स। और अगर इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया। और अगर ऐसा हो जाए कि आप इसमें लोडिंग कर रहे हैं तब नेगेटिव लगा दिया, तो फाइलिंग के केस में बढ़ेगा तब क्या लगाओगे, तो घटेगा तब क्या लगाओगे, नेगेटिव। इक्वल रहेगा तब भी नेगेटिव, और उसके बाद फाइलिंग के केस की बात करो, 0 रहेगा तब भी नेगेटिव। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मैं ये समझता हूँ नीट और MST CET लेवल का आपका कोई सवाल कभी नहीं फंसेगा अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई। बस आपको 2 चीज़ें याद करने बोला है मैंने, क्या बोला है, किंगफिशर IPL और UFL इंडिया। समझा, क्लियर हो गया, बस है, ये 2 चीज़ें याद हो गई, बस हो जाएगा सवाल तुमसे, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे सवाल पे आते हैं। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि आपके पास क्या दिया हुआ है, इसको हटा देता हूँ मैं। दिमाग नहीं चल रहा, एक्चुअली बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे सवाल में, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए, आपके सवाल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ट्यूनिंग फोक ए ऑफ फ्रीक्वेंसी 305 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फोक बी। एक ट्यूनिंग फोक ए है और एक क्या है आपका, ट्यूनिंग फोक बी है। ये ए है और ये बी है। एन ए आपको दे दिया गया है, एन ए कितना दिया हुआ है, 305 हर्ट्ज। एन बी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो नॉन फ्रीक्वेंसी एन ए, अननोन फ्रीक्वेंसी एन बी। समझ आ गया। दोनों को क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कराते हैं, कितनी बीट सुनाई दे रही है, 5 बीट्स पर सेकेंड। समझा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलता है, आफ्टर फाइलिंग द ट्यूनिंग फोक बी। ट्यूनिंग फोक बी को क्या कर दो, अब फाइलिंग कर दो इसकी। अब इसके बाद इसकी फाइलिंग कर दी हम लोग ने, फाइलिंग वाला केस है, ठीक है ना। फाइलिंग कर दी हम लोग ने, तो फाइलिंग करने के बाद बताओ क्या होगा, फाइलिंग करने के बाद बी तो अभी क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो गया, समझ में आ गया, लेकिन ए वैसे का वैसे ही है। अब दोनों को, ये कितना है, 305 हर्ट्ज ही है अभी, एन बी मुझे अब पता नहीं है, समझ में आ गया। अब दोनों को क्या कर दिया अपन ने, सुपर इम्पोज कराया, तो कितनी बीट सुनाई दे रही है, 3 बीट्स पर सेकेंड। समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या आपको बोलता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बिफोर फाइलिंग वॉज, फाइलिंग से पहले इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। ये सब फाइलिंग से पहले वाली फ्रीक्वेंसी लिखी है हम लोगों ने, बोलो कैसे निकालेंगे। दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। हाँ, से 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर मैं लॉजिकली जाऊँ तो सीधा सीधा एक ऑप्शन मिल जाएगा मुझे इससे सॉल्व करके बताओ, इससे कैसे सॉल्व करोगे। फाइलिंग कर दी तुमने, फाइलिंग करने का मतलब क्या, अननोन फ्रीक्वेंसी की फाइलिंग कर दी। अननोन फ्रीक्वेंसी की लोडिंग में क्या लगता है, इंक्रीमेंट में
इंक्रीमेंट में नेगेटिव लगता है। अननोन फ्रीक्वेंसी की फाइलिंग के इंक्रीमेंट में क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है? मतलब क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी उसको क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो। एन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एक्स आ जाएगा। एन ए माइनस एक्स मतलब क्या? 305 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 300। डन। समझा? थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ईजी हो जाएगी। एक्चुअल मेथड से जाओगे तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, कहाँ से कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, फिर कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं, नहीं जानेगा उसमें। अगर नहीं दिमाग चलता उसमें तो ये चला लो। क्लियर हो गया? समझ आ गया? समझे मैंने क्या किया है? अननोन फ्रीक्वेंसी की लोडिंग कर रहा हूँ या फाइलिंग कर रहा हूँ? मैं फाइलिंग कर रहा हूँ। तो अननोन फ्रीक्वेंसी की क्या कर रहा हूँ? मैं फाइलिंग कर रहा हूँ। फाइलिंग में बताओ क्या होगा? अगर लोडिंग में इंक्रीमेंट में नेगेटिव लगाते थे तो फाइलिंग के इंक्रीमेंट में क्या लगाओगे? पॉजिटिव लगाओगे। तो एन बी इज इक्वल टू क्या आएगा? एन ए प्लस एक्स। लेकिन एन बढ़ा नहीं है, क्या हो गया? 5 से 3 पे आ गया, एन घट गया है। तो एन बी इज इक्वल टू क्या आएगा? एन ए माइनस एक्स आएगा। एन ए कितना है? 305 माइनस कितनी बीट थी? 5, तो कितना आएगा आंसर? 308। समझा? क्लियर हो गया? इस तरीके से ये केसेस हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो कॉपी कर लो उसको। चलिए ठीक है, एक और चीज़ देख लो। अगर ये आफ्टर फाइलिंग के बाद जो अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए तब आप क्या करेंगे? आपने बिफोर फाइलिंग निकाल ली, कितना आया? 300 हर्ट्ज आ गया। ठीक है ना? अब आफ्टर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी? बताओ ज़रा। फॉर्मूला क्या है? 1/12 अंडर रूट ऑफ T/m, ये बताया था मैंने। तो अगर फाइलिंग के बाद मास कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये तो डेफिनेट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। मतलब क्या? ये 300 से ज़्यादा होगा, डेफिनेट है। क्यों? फाइलिंग कर दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 300 से ज़्यादा होगा। ये 305 है और दोनों में डिफरेंस कितना है? 3 है, यानी डेफिनेटली क्या होगा? 302 होगा। समझे? तो बिना इक्वेशन लिखे लॉजिकली भी ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलो बेटा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये पूरे 4 टेबल्स बना करके दिए थे मैंने पहले भी, फिर रिवाइज कराए हैं उसको मैंने। कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? और भी बन सकते हैं, लेकिन सीईटी और नीट के लिए और कुछ वो ज़्यादा वेरिएशन करेंगे नहीं। इसमें कितने कॉम्बिनेशंस कर लिए हम लोग ने? बताओ। 16 कॉम्बिनेशंस। टोटल कितने कर लिए? 16 कॉम्बिनेशंस कर लिए। 16 से ज़्यादा और क्या कॉम्बिनेशन पूछेगा? समझ में आ गया? तो नीट और सीईटी के लिए तो सफिशिएंट है। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके बाद जो है नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स विच आर डिफरिंग इन फेज बाय। 5th क्वेश्चन देखो, 2004 में जो सवाल पूछा 2005 में उसी को घुमा के पूछ लिया। क्या बोलता है? वेवलेंथ उन 2 पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस है जिनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? अभी देखा हम लोग ने 2 पाई का फेज डिफरेंस। पहले क्या पूछा? 2 क्रेस्ट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। अब क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ अगर है तो वेवलेंथ अगर हम लोग ये लेते हैं 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई। वही सवाल पूछा था। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद अभी हंसोगे तुम। 6th क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 8 sin ओमेगा t प्लस 6 cos ओमेगा t, where distance in centimeter, t is in second, amplitude of the motion is, मतलब 10 आएगा, है ना? अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि SHM है जिसका एम्पलीट्यूड का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलो ये भी हो गया। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन कहता है आपसे कि अ नोट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 128 हर्ट्ज। एक नोट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 128 हर्ट्ज है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट 2 octaves हायर देन इट इज़। 2 octaves, ऑक्टेव्स का मतलब यहाँ पर 8 नहीं है, 8 टाइम्स नहीं है। ऑक्टेव्स का मतलब यहाँ पर है 2 गुना। आपको पूरी म्यूज़िक थोड़ी सीखनी है कि ऑक्टेव्स को 2 टाइम्स ही क्यों बोल रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का 2 गुना क्यों बोल रहे हैं। आपको सिर्फ मतलब याद रखना है कि यहाँ पर जब ऑक्टेव वर्ड आएगा, हम लोग वेव की जब लोग बात करेंगे, साउंड की बात करेंगे, तो ऑक्टेव का मतलब क्या है? ट्वाइस, 2 गुना फ्रीक्वेंसी का। ठीक है ना? तो ऑक्टेव का मतलब 2 गुना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऐसा नोट 2 octaves हायर। ऑक्टेव का मतलब ही क्या होता है? 2 गुना। क्या कह रहा हूँ मैं? ऑक्टेव का मतलब ही क्या होता है? 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी। 2 octaves हायर मतलब क्या? 2 × 2 यानी कितना होगा? 4 गुना। 4f की बात कर रहा है, तो 4 × क्या करना पड़ेगा? 4 × 128 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8 4 32। कितना होगा बताओ ज़रा?
कितना आ रहा है? लास्ट में 2 किसके किसके? 512। 32 तो होगा नहीं, समझ में आ गया, तो 512 आएगा। समझा? लास्ट में 2 आ गया तो चेक कर लो ऑप्शन में। अब 32 हो नहीं सकता तो क्या होगा? 512। तो 512 ऑप्शन है इसका। समझा? क्लियर हो गया? तो याद क्या रखना है, अब पूरा म्यूजिक सीखते नहीं बैठना है, बस ऑक्टेव का मतलब याद रखना है। ऑक्टेव मतलब ट्वाइस, 2 गुना। समझ में आ गया? जो भी फ्रीक्वेंसी दी है नोट की उसका 2 गुना क्या होगा? ऑक्टेव होगा। समझ आया? ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अ सोर्स एमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f मूव्स टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विद अ वेलोसिटी ऑफ v/4। क्या कहता है? आपके पास क्या है? एक सोर्स है, वो कितनी एमिट कर रहा है? वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? f। ठीक है ना? यानी आपको बोल दिया गया है कि f क्या है? फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल वाली n। उसके बाद क्या बोलता है? मूव टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विद अ वेलोसिटी ऑफ v/4। तो vs क्या है? v/4 और टुवर्ड्स जा रहा है। एंड द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? अवे। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है? v/6 और ये क्या है? अवे है। तो आपको बोलता है द अपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। na आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? अरे ये टुवर्ड्स है, वो अवे है। समझे ना? क्या फॉर्मूला लगाऊं बताओ ज़रा। na इज इक्वल्स टू क्या होगा? vo पहले है तो अवे जा रहा है, तो v माइनस vo अपॉन क्या होगा? v प्लस आएगा। टुवर्ड्स है, पक्का एकदम। फॉर्मूला लिखो वापस, v प्लस और माइनस vo अपॉन v माइनस और प्लस vs इंटू n। समझ में आ गया? v प्लस, अब देखो vo कैसा जा रहा है? अवे जा रहा है, मतलब क्या आएगा? माइनस अपॉन ये क्या कह रहा है? v और ये क्या कर रहा है? टुवर्ड्स जा रहा है, तो माइनस आएगा। प्लस नहीं, माइनस आएगा। vs इंटू क्या हो जाएगा? n। गड़बड़ नहीं करना है, n अपने को निकालना है। n कितना है बताओ? n है अपने पास f। v माइनस, ये बताओ v माइनस vo कितना है? v/6। और ये कितना है? v माइनस vs कितना है? v/4 इंटू क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। बताओ आगे कहानी। 5v/6 डिवाइडेड बाय, बताओ क्या हो जाएगा? 3v/4। समझ में आ गया? इंटू f हो जाएगा। बताओ जल्दी से क्या होगा? 5/6 और v कैंसिल हो गया, इंटू क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। समझे? उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 10/9 f। सी ऑप्शन। समझा? क्लियर हुआ? एकदम इजी था ये, कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ पल्स ऑफ वेव ट्रेन ट्रैवल्स along a stretched string and reaches the fixed end of the string will be reflected with। इसको समझना पड़ेगा, आइए मैं समझाता हूँ। तो आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का आप लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 2 मीडियम से हो सकता है। एक हो सकता है रेयर मीडियम से, एक हो सकता है डेंसर मीडियम से। ठीक। ट्रांसवर्स वेव का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? रस्सी पे जो वेव बनती है वो क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है, बेस्ट एग्जांपल उसका। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन उसका 2 सरफेस से हो सकता है, 2 मीडियम से हो सकता है, कि रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। तो उसके बारे में भी अपने को थोड़ी सी चर्चा करनी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं? डेंसर मीडियम से देखते हैं। डेंसर मीडियम में क्या होगा कि जैसे आपने क्या कर दिया, आपने एक रस्सी ली और आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको जर्क दिया। जर्क देने पर क्या होगा? जर्क देने पर ये ऐसी वेव, ये उल्टा बनाया मैंने, ये बनेगी वेव ऐसी, ये ऐसी वेव जाएगी। जब यहाँ पर वो टक्कर खाएगी, टक्कर खाने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद क्रेस्ट क्या बन जाएगा? ट्रफ बन जाएगा, और ट्रफ जाएगा तो क्रेस्ट बन जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये पॉइंट पे ये क्या होता है, हर पॉइंट, हर रस्सी का हर पॉइंट क्या करता है? अपने आगे वाले पॉइंट को खींचता है। समझ में आ गया? इस तरीके से वेव आगे बढ़ती है। तो जब ये यहाँ पहुँचता है तो ये पॉइंट को क्या करता है? दीवार के पॉइंट को खींचना चाहता है, लेकिन एक्शन का क्या मिल जाता है उसको? रिएक्शन। जितनी ज़ोर से खींचता है वो उतनी ज़ोर से उसको नीचे खींच लेता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो एक्शन की रिएक्शन की वजह से क्या होगा? ये जो क्रेस्ट जा रहा है उसका क्या हो जाएगा? ट्रफ आ जाएगा, और अगर ट्रफ जाता तो क्या बन जाता? क्रेस्ट बन जाता। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं फेज़ रिवर्सल हो गया है इसमें। क्या बोलते हैं? फेज़ रिवर्सल हो गया। समझ आ गया? ठीक है ना? तो यहाँ पर फेज़ रिवर्सल हो गया
बिल्कुल उलट गई वेव फेज रिवर्सल कितने का पाएगा, या 180 डिग्री का। समझ आ गया। तो ट्रांसवर्स वेव जब रिजिड एंड पे टकराती है तब क्या होता है, क्रेस्ट का ट्रफ बन जाता है और ट्रफ का क्रेस्ट बन जाता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फेज रिवर्सल हो जाता है। कितने का फेज रिवर्सल हो गया, 180 डिग्री का। ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि कोई पार्टिकल जो उधर जा रहा था अचानक से टक्कर खा के अपने डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। समझ आ रहा है। तो फेज बिल्कुल उलट गया उसका। समझ में आ गई बात। फेज क्या होता है, एंगल होता है। तो जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो ये पार्टिकल जो जाना उधर जाता था लेकिन बीच में टक्कर खा के क्या हो गया, इस तरफ मुड़ गया। समझ में आ गया। तो जो फेज उसका वहाँ बढ़ना चाहिए था वो उल्टे डायरेक्शन में चले जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेज रिवर्सल हो जाएगा। तो फेज रिवर्सल कितना होगा, 180 डिग्री का। दूसरा क्या होगा, रेरर मीडियम से। रेरर मीडियम से क्या होता है, रेरर मीडियम का क्या एग्जांपल है, तो रेरर मीडियम का एनसीईआरटी बहुत अच्छा एग्जांपल देती थी, हमारी टेक्स्ट बुक में भी है अभी वो। कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक यहाँ पर रॉड लेंगे, रॉड में लगा देंगे एक रिंग। समझ में आ गया। रिंग के एक एंड से क्या बांध देंगे, रिंग के एक एंड से बांध देंगे हम लोग क्या, हमारी रस्सी। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे जर्क दिया। जर्क देने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसी वेव बनेगी, ये ऐसी बनेगी वेव, और जब ये यहाँ पहुँचेगी ना, ऐसे वेव बनेगी, यहाँ पहुँचेगी ना, यहाँ पहुँचने के बाद क्या करेगा, यहाँ पहुँचने के बाद ये रस्सी जब इसको रिंग को ऊपर ऐसे खींचेगी, ये लूज रिंग है, फिक्स्ड नहीं है, लूज है, तो इसको खींचेगी तो रिंग तो ऊपर जाएगी। समझ में आ गया। रिंग ऊपर जाने की वजह से यहाँ से क्या करेगा, फेज रिवर्सल नहीं करेगा, ये ऐसे ऊपर जा करके फिर नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो बिल्कुल वैसे ही केस हो जाएगा यहाँ पर जैसे यहाँ किया था। समझ में आ गया। तो ये एक उल्टी वेव भेज देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देयर इज नो फेज रिवर्सल। क्यों, क्रेस्ट जाएगा तो क्रेस्ट ही रिटर्न आएगा और ट्रफ जाएगा तो ट्रफ ही रिटर्न आएगा। समझ में आ गया। तो डेंसर में क्या होता है, क्रेस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा और ट्रफ जाएगा तो क्रेस्ट आएगा। समझ में आ गया। रेयर मीडियम से टकराएगी ट्रांसफर से तो क्या होगा, क्रेस्ट का क्रेस्ट रिटर्न आएगा और ट्रफ का ट्रफ रिटर्न आएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। और यहाँ पर नो फेज रिवर्सल होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई फेज रिवर्सल नहीं होता है यहाँ पर। कहाँ पर, रेयर मीडियम में। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर सवाल क्या है, अ पल्स ऑफ वेव ट्रेन ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड रीचेज द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इट विल बी रिफ्लेक्टेड विथ। एक पल्स है और क्या बोलता है ये, जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अलोंग मूव कर रहा है और कहाँ पहुँचता है, फिक्स्ड एंड तक पहुँच जाता है। वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड विद अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री विद नो रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी उतनी रहेगी। क्यों, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, ये मतलब है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। समझ में आ गया। तो फेज चेंज हो जाएगा 180 डिग्री का विद नो रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी। तो सी ऑप्शन बनेगा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये हमारा हो गया। 10th क्वेश्चन खुद से करेंगे आप लोग। ये पहले कॉपी करो जल्दी से, 2007 में जो था। चलो, तो ये कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस b कॉस ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड बताना है, अंडर रूट ऑफ, क्या बताऊँ मैं सब। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो सवाल अभी था वो 2007 में था, ये 2008 का सवाल है जो 11th क्वेश्चन है। ठीक है, 2008 में पूछा गया है। ये क्या कहता है, एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। एक ऑब्जर्वर क्या करता है, स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड की तरफ जाता है। नहीं, वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये साउंड क्या है, सोर्स क्या है, 0 है। ठीक है, स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, वो है v/1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और ये क्या है, टूवर्ड्स जा रहा है, टूवर्ड्स। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियस सी बात है, टूवर्ड्स जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन वो क्या करना अपने को, परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकलेगा परसेंटेज में, बताओ। सबसे पहले इन्हें निकालना पड़ेगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अरे बताया था फॉर्मूला, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। ये बताया था मैंने। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला नहीं पता है किसी को तो याद रखो, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का जो फॉर्मूला है, मॉड लगा देता हूँ कि कोई भी बड़ा हो सकता है। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100।
समझ में आ गया? ऐसे निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओल्ड वैल्यू बोल दो, ओरिजिनल वैल्यू बोल दो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि उसको कितनी सुनाई दे रही है। तो एन ए कैसे निकालूंगा बताओ ज़रा। एन ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी प्लस वी ओ अपॉन वी इंटू एन आएगा, समझा। वी एस तो क्या है 0, प्लस क्यों लगा, टूवर्ड्स आ रहा था, क्लियर हो गया। चलो भाई आगे कहानी, वी प्लस क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, वी बाई 5 अपॉन वी इंटू क्या हो जाएगा एन, ठीक है। बताओ जल्दी से क्या होगा, 6v बाई 5, 6v बाई 5 अपॉन वी, ये कैंसिल हो गया, इंटू क्या बचेगा n, यानी क्या हो जाएगा 6n बाई 5, ये क्या आ जाएगा na आ जाएगा, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात अगर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 6/5v माइनस कितना हो जाएगा बताओ, नहीं हाँ यही है ना, हाँ क्या वो नहीं वो v नहीं रहेगा, 6/5 upon 1 into 100, 6/5 अपॉन 1 into 100 ऐसे ही रहेगा। मैं करा देता हूँ ना, वैसे ऐसे कर लेते हैं, जो तुम बोल रहे हो उसके बजाय ऐसे कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू कितना बताओ मुझे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, ये तो n थी, तो इसको n कर लेते हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास n हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ हो रही है कुछ, So 6/5 है 6/5 n है बराबर, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे कहानी बोलो क्या होगी, ये हो जाएगा n/5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। समझ में आ गया, तुम क्या बोल रहे थे, ऐसे वैसे होता तो 80% आता था, तो फिर माइनस कर देते। ठीक है। चलो ऐसा भी कर सकते थे कि आप क्या कर लो उसको, जैसे उवैस बोल रहा है कि टोटल आप लोग निकाल लो, हो जाएगा आपका 80%, फिर उसमें से क्या कर दो, है टोटल कितना 100%, 100 में से 80 निकाल दो, तो इंक्रीमेंट कितना हो 20% का, ठीक है। हर बच्चा वैसे नहीं सोचता है, मैंने एक फॉर्मूला दे दिया है जनरल, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो शायद आपका आंसर जल्दी निकले, ठीक है। चलो आ जाओ, एक प्रॉब्लम के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, 1000 या इनफाइनाइट। एक ही प्रॉब्लम को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से। मेरा कोई भी प्रॉब्लम आपकी कोई भी बुक हो उससे मैच नहीं करेगा, वो मेरा खुद का बनाया हुआ सोल्यूशन होता है, आपका खुद का भी हो सकता है, समझे, ठीक है ना। चलो मैं आपको कहता हूँ, मैं हमेशा हर बैच में कहता हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस पता है कैसे आते हैं, स्टूडेंट से पता लगते हैं। एक्सपीरियंस यही तो होता है, बच्चों के सामने प्रॉब्लम पोस्ट कर दो, अब अलग अलग बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे उसको, तो एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं उससे, समझे। चलो हाँ जाओ, और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 12th क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स वेव इज। ये आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ये कौन सी वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है। पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल तो ऐसे ही ऑसिलेट करेगा ना, ये ऐसे ही ऑसिलेट करेगा पार्टिकल, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, दोनों में एंगल कितना है बताओ ज़रा, 90 डिग्री, 90 का एंगल दोनों में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका π/2। इन साइन वेव 13th क्वेश्चन 2010 में जो पूछा गया है, इन साइन वेव मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑलवेज हैविंग द सेम स्पीड इज। क्या बोला है 13th क्वेश्चन में, साइन वेव में, यही है साइन वेव जो बनाई है हमने, ये साइन वेव में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, जिन दो पार्टिकल्स की स्पीड सेम है। बोलो, अरे ऐसे कैसे, एट एन इंस्टेंट बात कर रहा है ना, एट एन इंस्टेंट बात कर रहा है, वो तो ऑसिलेट कर रहे हैं ना। तो अगर कोई पार्टिकल इधर है तो ये पार्टिकल की स्पीड तो 0 है, क्यों, अरे वो एक्सट्रीम पे है, और ये पार्टिकल की स्पीड क्या है, मैक्सिमम है, एट एन इंस्टेंट बात कर रहे हो। बोलो, ये होगी ना, एक नोड और एंटी नोड, नहीं क्या होगा, दो नोड्स, मिनिमम डिस्टेंस बताओ उनके बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में जो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे होगा ग्राफ के बीच, λ/2, वेरी गुड, कैसे, दोनों भी एक्सट्रीम पे एक साथ है और दोनों भी नोड पे, ये देखो ये मीन पे और ये भी कहाँ है मीन पे, ये किधर जा रहा होगा ऊपर, ये किधर जा रहा है नीचे, लेकिन स्पीड क्या है दोनों की सेम है। समझ में, स्पीड के बारे में बात किया है, वेलोसिटी के बारे में बात नहीं की है। वेलोसिटी बोलेगा तो 2π हो जाएगा या लैम्बडा डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो ये पार्टिकल भी क्या करेगा,
उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। ये एग्जैक्टली सेम फेज वाले पार्टिकल है ना, ये 2 पाई डिफरेंस वाले पार्टिकल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी बोल देता तो लैम्बडा डिस्टेंस उठाता, स्पीड बोला है तो ये 2 पार्टिकल हो जाएंगे। समझ आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कोई एसेंजर परफॉर्म कर रहा है और एक पार्टिकल दोनों मीन पे है, लेकिन एक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये भी वी से, ये भी वी से। वो ऐसा ही कोई सिचुएशन है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आएगा, λ/2। λ/2 पे वो 2 पार्टिकल्स होते हैं जो सेम स्पीड पे होते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो, सेम स्पीड होती है एट एन इंस्टेंट। 14th क्वेश्चन 2010 का ही सवाल है। क्या पूछा है 2010 में, इक्वेशन ऑफ SHPW इज गिवन बाय y = a sin 100 pi t minus 3x। y = a sin 3 pi, I'm sorry, 100 pi t minus 3x, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ 5/3। समझा, निकालना क्या है, अरे डेल्टा एक्स निकालना है और फेज डिफरेंस कितना है। चलो निकालो, बहुत सिंपल है। ठीक है, कितना आया, π/9 आया, ठीक है ना। बता देता हूँ कैसे करेंगे। डेल्टा क्या होता है, 2 π/λ इंटू डेल्टा एक्स। कितना है डेल्टा, π/3। ये क्या होगा, 2 π/λ इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचेगा क्या बताओ, डेल्टा एक्स निकालना है आपको। क्या हो जाएगा बताओ, λ/6 है ना, λ/6। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करेंगे, लैम्बडा को हटाना पड़ेगा। लैम्बडा कैसे हटेगा, y = a sin ωt - kx। तो k का वैल्यू कितना है बताओ ज़रा, k का वैल्यू कितना है, 3 है। समझ में आ गया। लेकिन k क्या होता है, 2 π/λ, हो जाएगा 3। समझे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से, सीधे सीधे कर सकते थे। हाँ बोलो, कितना हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा आपका क्या, 2 π/3 हो जाएगा। तो लैम्बडा को पुट कर देना, क्या हो जाएगा, 2 π/3 इंटू 1/6 अपनी जगह पर, 2 1 = 2, 3 = 3, 3 = 9, यानी π/9 आएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। कब आया था, 2010 में आया था। 2011 का सवाल, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलो, y = अपने पास क्या है, 0.0015 साइन 62.4x प्लस क्या हो जाएगा, 316t। ठीक है, वेवलेंथ आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे वेवलेंथ, k = क्या होगा, 2 π/λ, 2 π, ये क्या है, यहाँ से k क्या है बताना पड़ेगा। k = क्या है, 62.4, ये क्या होगा, 2 π/λ। समझ में आ गया। पाई मतलब 3.14, ये हो जाएगा पाई 1 ज़ा, पाई 2 ज़ा 10⁻1। समझा, 2 और 2 कैंसिल, लैम्बडा क्या हो जाएगा, 10⁻1 आएगा। 0.1 क्यों, लैम्बडा उधर जाएगा, 10⁻1 नीचे आएगा, वो 1/10 मतलब 0.1, तो इतना आ जाएगा 0.1 यूनिट, जो भी इसका यूनिट बनेगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस, बाकी नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा इंशाल्लाह।